वो जब बोलते हैं तो जुबान से फिल्मी डायलॉग निकलते हैं। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। वो जब धमकी देते हैं तो बदमाश भी बदमाशी भूल जाते हैं। आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। वो जब बोलते हैं तो शेरो शायरी शुरू कर देते हैं। वो जब सामना में लिखते हैं तो दोस्ती और दुश्मनी नहीं जानते। शिवसेना के पास संजय राउत नाम का एक ऐसा दोस्त है जिन्हें दुश्मन की जरूरत ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये सियासत की समझ रखने वाला बच्चा बच्चा कह रहा है। संजय राउत ही हैं जो ठाकरे परिवार से जुड़ने के बाद, जड़ें जमाने के बाद शिवसेना की जड़ें हिलाने तक के जिम्मेदार बन गए हैं। अक्टूबर 1961 को रायगढ़ के पास चौंदी गांव में संजय राउत का जन्म हुआ। राउत सोमवंशी क्षत्रिय पठारे समुदाय से आते हैं। जल्द ही वो मुंबई आ गए और डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स वडाला से राउत ने ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद 1980 में राउत ने एक अंग्रेजी अखबार में सर्कुलेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम शुरू किया। कुछ वक्त बाद वीकली अखबार लोक प्रभा से राउत बतौर क्राइम और पॉलिटिकल रिपोर्टर जुड़ गए। इसी दौरान एक बार राउत ने बाला साहेब ठाकरे का इंटरव्यू किया। राउत ने वीकली कार्टून मैगजीन मार्मिक में भी काम किया। ये वही मैगजीन थी जिसे बाल ठाकरे ने साल 1960 में अपने छोटे भाई श्रीकांत के साथ मिलकर शुरू किया था। राउत शुरुआत में श्रीकांत ठाकरे के नजदीक आ गए। लोग कहते हैं कि श्रीकांत ठाकरे को राउत पापा पापा बोलकर संबोधित करने लगे। संजय राउत इस दौरान राज ठाकरे के भी करीब आए। धीरे धीरे वो राज का सहारा लेकर बाला साहेब तक पहुंच गए, क्योंकि उन दिनों राज ठाकरे ही सबसे ज्यादा बाल ठाकरे के करीबी थे। 1984 में मार्मिक का वार्षिक आयोजन था। तब पहली बार राउत शिवसेना के बड़े नेता प्रमोद नावलकर, दत्ताजी साल्वे और वामन राव महादिक जैसे नेताओं के साथ मंच पर दिखे। साल 1988 में जब सामना का उदय हुआ तो संजय राउत सामना से जुड़ गए। जब सामना के एडिटर अशोक पड़बिद्री 1991 में रिटायर हुए तो राउत एग्जीक्यूटिव एडिटर बन गए। शुरुआती दिनों में जब सामना का संपादकीय लिखा जाता था तो बाला साहेब ठाकरे राउत को पॉइंटर्स लिखकर दिया करते थे। बाद में इन पॉइंट्स से राउत पूरा संपादकीय लिखते थे। कहा जाता है कि धीरे धीरे राउत ने बाला साहेब के मिजाज, उनकी सोच, उनकी शैली, हर बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। जल्द ही राउत खुद बाला साहब की सोच, कलम और जुबान दोनों बन गए। राउत की संपादकीय शैली ऐसी होती गई कि लोग बता नहीं सकते थे कि ये ठाकरे ने लिखा है या संजय राउत ने। जल्द ही राउत का कद ठाकरे परिवार के अंदर बढ़ गया। जब बाल ठाकरे के बेटे उद्धव और श्रीकांत के बेटे राज के बीच विवाद होता तो राउत मीडिएटर बन जाता। बाला साहब उम्र की ढलान पर पहुंच गए थे तो पारिवारिक विवाद बढ़ता जा रहा था। राज ठाकरे खुद को बाला साहब का उत्तराधिकारी मानते थे। राज का अंदाज और काम का तरीका भी बाल ठाकरे की तरह ही था। शुरुआत में राउत श्रीकांत के परिवार के नजदीक रहे, लेकिन जल्द ही वो शिवसेना प्रमुख के करीबी होते चले गए। संजय राउत सामना का संपादकीय भी संभालने लगे। अब तो आए दिन संजय राउत राज ठाकरे पर सामना के जरिए हमला करने लगे। राउत की बयानबाजी और सामना में लिखे उनके लेखों ने मराठी मानुष के बीच पैंठ तो बनाई, लेकिन अक्सर राउत और सामना के लेख विवादों की वजह ज्यादा बनते चले गए। कई मौकों पर सामना के लेखों और राउत की बयानबाजी पर न बाला साहेब को कुछ कहे बनता था, न मौजूदा दौर में उद्धव ठाकरे कुछ कह पाए। 30 साल से राउत ठाकरे परिवार की आंख, नाक, जुबान सब कुछ बने हुए हैं। ठाकरे परिवार के करीब आने और सामना में बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद संजय राउत ने साल 1993 में टीचर वर्षा से शादी कर ली। पत्नी वर्षा और संजय राउत की 2 बेटियां पूर्वशी और विदिता हैं। संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत हैं जो विक्रोली से शिवसेना के विधायक हैं।
इन 30 सालों में संजय राउत का कद ही नहीं बढ़ा, बल्कि उनकी सियासी पारी भी चल निकली। साल 2004 में राउत को शिवसेना के कोटे से पहली बार राज्यसभा भेजा गया। तब से अब तक शिवसेना की तरफ से लगातार राज्यसभा के सांसद वो रहे। राउत के संपादकीय ने साल 2009 में उन्हें तब विवादों में घेर दिया जब उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी की। 2009 में राज ठाकरे की एमएनएस ने 13 विधानसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। तब राउत ने सामना में मराठी मानुष की पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगाया। जब ये विवाद बढ़ने लगा तो बाला साहब को सफाई देनी पड़ गई। 2014 के लोकसभा चुनावों के वक्त भी राउत की कलम मर्यादाओं को लांघते हुए गुजराती समाज पर अनाप शनाप लिखने लगी। जब गुजरातियों की नाराजगी से शिवसेना कटघरे में आई तो कुछ वक्त के लिए राउत को पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। शिवसेना का बीजेपी से पहली बार 1989 में गठबंधन हुआ। तब से सामना में राउत बीजेपी पर बरसते रहे। राउत ने न राजनीति का ख्याल रखा न गठबंधन की मर्यादा का। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, राउत की लेखनी और जुबान ज्यादा उग्र हो गई। 2014 के लोकसभा चुनावों में इसी के चलते बीजेपी शिवसेना को गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन जब बीजेपी को ज्यादा सीटें आई तो शिवसेना फिर से साथ आ गई। साल 2019 में राज्यसभा में दिया राउत का ये बयान सुनिए। अमित शाह सामने बैठे थे और राउत फिल्मी डायलॉग बोलकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू हैं उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहता हूं। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सब हम सबको मानते हैं। मैंने आज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि कश्मीर में 2 जवान शहीद हुए, मुसलमान थे, उनके परिवारों ने भी इस बिल को विरोध किया है। 2 शहीद हुए उनके परिवारों, तो देशद्रोही तो नहीं है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना के बीच बड़ा विवाद हुआ। बीजेपी ने 106 सीटें जीती जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली। फिर भी शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गई। इसका असर ये हुआ कि गठबंधन टूट गया। 2 हिंदुत्ववादी पार्टियों के बिखराव में राउत ने बड़ी भूमिका निभाई। यही नहीं, संजय राउत पवार प्रेम का गेम खेलते हुए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को एक मंच पर ले आए। इस घटनाक्रम से हुआ ये कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। संजय राउत का कद भी शिवसेना और ठाकरे परिवार के बीच और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को गजब की चोट लगी। खुद शिव सैनिक हैरान हो गए। महाराष्ट्र की जनता चौंक गई। ऐसा नहीं कि संजय राउत की कलम और जुबान बीजेपी के पीछे ही पड़ी रही। 2015 में राउत ने कहा कि मुस्लिमों से वोट देने का अधिकार ही छीन लेना चाहिए। हालांकि इसके बाद मई 2022 में संजय राउत ने इसी विवाद के उलट बयान दिया। संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा, मैं हिंदुओं और मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन चोटी वालों और दाढ़ी वालों को नहीं। चोटी हिंदुत्व नहीं, दाढ़ी इस्लाम नहीं है। इसी साल संजय राउत और राज ठाकरे में एक बार फिर विवाद गहराया। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर राज ठाकरे एक्टिव थे, जमकर विरोध कर रहे थे। इस पर एक इंटरव्यू में राउत ने कह दिया, जो काम यूपी में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने किया, वही काम बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जरिए करवाना चाहती है। इसके बाद मनसे ने चेतावनी देते हुए पोस्टर मुंबई में लगाए जिसमें लिखा था, कुछ साल पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की कार को पलट दिया था, क्या इसे दोहराया जाना चाहिए? आपने किसे ओवैसी बताया? संजय राउत अपना लाउडस्पीकर बंद करें, नहीं तो मनसे अपने स्टाइल में इसे बंद कराएगी। शिवसेना और राज ठाकरे के मनसे के बीच लगातार जुबानी जंग चलती रही। राउत के तेवर इसके बाद भी नरम नहीं पड़े। उन्होंने शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जून 2022 में सबसे बड़े संकट में फंसा दिया। एकनाथ शिंदे गुट ने पहले सूरत फिर गुवाहाटी की तरफ रुख किया तो राउत एक के बाद एक विवादित बयान देते रहे। नरम पड़ने के बजाय उनकी जुबान धमकी भरी होती गई। तारीख के हिसाब से उनका हर बयान सुनिए और उनका लहजा देखिए। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे।
जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुँचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन अभी मैंने एक भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटिल का, आप देख लीजिए। वो खुद बोल रहा है बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि संजय राउत शिवसेना और ठाकरे परिवार के दोस्त हैं या सबसे बड़े दुश्मन। एक बार फिर वही बात, जिसके पास संजय राउत जैसा दोस्त हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत।